हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के विज्ञान विषय क्लास 6 का तीसरा अध्याय तंतु से वस्त्र तक के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी इसमें प्रश्न बने हुए हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मद्देनजर में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे पहले यदि इसके आप क्लास नोट्स को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, एक बार अवश्य देखने का प्रयास करें ताकि आप जनरल साइंस में बेहतर से बेहतर अंक ला सकेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। चलिए इसके फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में दिया गया है नायलॉन, दो में हमारा रेशम, तीन में पॉलिस्टर, चार में एक्रिलिक। अब बोल रहा है उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी लेवल के। तो इसमें हमारा है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल एक, तीन, चार। तो सबसे पहले हमको इसमें समझना होगा कि कौन प्राकृतिक है और कौन संश्लेषित है। तो रेशम हमारा प्राकृतिक तंतु है। इसके अलावा इसमें नायलॉन हो गया और पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सभी के सभी जितने भी तीनों हैं यानी कि एक, तीन और चार, ये जो है आपके संश्लेषित तंतु के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, एक है, तीन है और चार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के 6 to 10 के लिए वीडियो के लिए हमारा चैनल जिम्मेवार है। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। करघे पर चौड़ाई में पिरोए जाने वाले धागे क्या कहलाते हैं। करघे पर चौड़ाई में पिरोए जाने वाले धागे क्या कहलाते हैं। तना, ओटनी, भरनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो करघे पर चौड़ाई में पिरोए जाने वाले धागा भरनी कहलाता है। क्या कहलाता है? भरनी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है, तो चौड़ाई पूछा है, अगर लंबाई पूछ देगा कि करघे पर लंबाई में पिरोए जाने वाले धागे क्या कहलाते हैं, तो ताना कहलाता है। क्या कहलाता है? ताना कहलाता है। चौड़ाई में पूछेगा तो हम लोग भरनी बोलेंगे, लंबाई में पूछेगा तो ताना बोलेंगे। ओटनी क्या होता है? तो जब कपास से उसके रुई और बीज को अलग किया जाता है तब इस घटना को हम लोग ओटनी कहते हैं, कपास ओटनी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। फ्लैक्स, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेशम, एक्रिलिक, टेरिलीन, उपयुक्त में से कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण नहीं है। तो पहले बताए हैं आपको कि ये रेशम जो है ये क्या है, हमारा जंतु से प्राप्त होने वाला एक प्राकृतिक रेशा है। उसके बाद इधर हमारा फ्लैक्स, ये भी एक पादप स्रोत है। ये भी क्या है? एक पादप स्रोत है तंतु का। तो इसमें 1 और 4 हमारा नहीं है, ये 1 और 4। तो प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन संश्लेषित तंतु का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन में हमें खोजना है 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिखाई दे रहा होगा। 1 और 4 जो है ये संश्लेषित तंतु के उदाहरण नहीं है, ये हमारे प्राकृतिक तंतु हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर, 4 नंबर में है सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है। सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है। ऑप्शन ए में है ऊन, बी में है रुई, सी में है रेशम का धागा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेशम का धागा जो है ये सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, पहेली अपनी सहेली को जानवर के रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है। जानवर के रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है, वो निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। टेरिकॉट का दुपट्टा, ऊनी शॉल, जूट का थैला, रेशमी साड़ी। तो इसमें बोल रहा है कि जानवरों के रेशे, तो जानवर के रेशा से कौन मिलेगा भाई, तो ऊनी शॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊनी शॉल मिलेगा। ये तो जंतु से प्राप्त होने वाला है। रेशमी साड़ी क्योंकि रेशम के कीटों से मिलता है। जूट हो गया, ये तो पौधा का रेशा है हमारा। यहाँ पे जानवर के रेशे की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, कि तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया
को यहाँ पे को क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं, कताई कहते हैं, बधाई कहते हैं, ताना कहते हैं। तो तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न 7 नंबर, रेशम कीट का पालन किस पौधा पर किया जाता है? रेशम कीट का पालन नीम के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर, रेशम के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर। तो शहतूत के पेड़ पर रेशम कीट को पाला जाता है। रेशम कीट को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। अगला प्रश्न 8 नंबर, रुई एक प्राकृतिक तंतु है, इसका उपयोग नहीं होता है। रुई हमारा क्या है? एक प्राकृतिक तंतु है, इसका उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन में दिया है बतिया बनाने में, जो हम लोग दिए जलाते हैं उसके बनाने में करते हैं उपयोग, रजाई बनाने में यह भी किया जाता है, बोरिया बनाने में तो रुई से हम लोग बोरिया नहीं बना सकते हैं, तकिया बनाने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 3 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर हमारा है, प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग करते थे? ऑप्शन ए में दिया गया है पेड़ की पत्तियाँ, जानवरों की खाल यानी कि उसका चमड़ा, सी में है आपका अखबार, डी में है मेटल फाइल, ई में है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो प्राचीन काल के लोग थे वो कपड़े बनाने के लिए यानी अपने तन को ढकने के लिए पेड़ की पत्तियों एवं उनके ताने तथा जानवरों के खाल से अपने तन को ढकते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अखबार से नहीं ढकते थे, न ही मेटल फाइल से। ये 2 हमारा है पेड़ की पत्तियां एवं जानवरों की खाल, इसके अलावा पेड़ की ताने से भी वो अपना तन को ढका करते थे। तो इसका जो है ई हमारा सही हो जाएगा। इसी के आधार पर हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। तो देखिए बिहार, असम, पश्चिम बंगाल ये जूट उत्पादक राज्य तीनों हैं। इसके अलावा हमारा राजस्थान दिया गया है, राजस्थान नहीं है। तो याद कर लेना है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम ये सब जूट उत्पादक राज्य हैं। अगला है, कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? ऑप्शन ए में है शीत, बी में है उष्ण, सी में है नम और डी में है आपका शुष्क। तो जो कपास का पौधा है उसका बीज होता है, जैसे कि मान लीजिए कि गोलक होता है, गोलक जो है जब तक उसको ऊष्मा नहीं मिलेगा तब तक वो तैयार नहीं होगा। तो यानी कि उष्ण जो है आपकी जलवायु में कपास के पौधे को उगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जो भी कपास के रेशे होते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए में है जड़ों से, बी में है डंठल से, सी में है पत्तों से और डी में है फलों से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कपास के जो रेशे होते हैं पौधे के तने वाले भाग से यानी कि डंठल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं? डंठल से हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? झेलम नदी के क्षेत्रों में गलत है, गंगा नदी के क्षेत्रों में। कहाँ पे किया जाता था? गंगा नदी के क्षेत्रों में जो है प्राचीन भारत में रुई की खेती की जाती थी। सिंधु नदी के क्षेत्रों में, ये भी गलत। नील नदी के क्षेत्रों में, ये तो मिस्र के लोग करते थे। तो भारत ने पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगा नदी के क्षेत्र में। नील नदी के क्षेत्र में मिस्र के लोग जो है रुई बनाने के लिए खेती करते थे। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में दिया गया है चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। सही बात है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशों को सूत में बदला जाता है, यह भी सही बात है। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल, गुजरात तथा महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ये कथन गलत है। भारत में जूट का जो उत्पादन किया जाता है आपके पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में, असम में किया जाता है। पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका बिहार, उसके बाद असम में किया जाता है। तो इसमें दिया गया है केरल, गुजरात तथा महाराष्ट्र, तो ये जो कि हमारा गलती है। अगला हमारा डी नंबर में है, सिल्क मॉथ से प्राप्त किए जाने वाला प्राकृतिक तंतु रेशम है, यह भी हमारा सही है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन कौन है हमारा? असत्य कथन हो जाएगा सी कि भारत में जूट मुख्य रूप से केरल, गुजरात तथा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। ये गलत है। भारत में जूट मुख्य रूप से आपके पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर की ओर चलते हैं। कपास के पौधे को उगाने के लिए उचित मृदा होनी चाहिए। कपास के पौधे को उगाने के लिए उचित मृदा होनी चाहिए। जलोढ़, बलुई, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मृदा। तो कपास के पौधों को उगाने के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। काली मिट्टी में ही हम लोग कपास के पौधे को उगा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर, कलम 1 को कलम 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। आइए इसको चयन करते हैं, यानी कि पहले हमको मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। कोकून से हमें क्या मिलता है? तो कोकून से हमें रेशम की प्राप्ति होती है। उसके बाद है प्राकृतिक तंतु, इसमें कौन है? प्राकृतिक तंतु कौन है? तो प्राकृतिक तंतु आपका जूट हो जाएगा। पटसन की खेती दरभंगा में की जाता है। कहाँ पे करते हैं? दरभंगा में पटसन की खेती की जाता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एक हमारा क्या है? संश्लेषित रेशा है। तो आइए इसको ऑप्शन में हम लोग ढूंढते हैं, यानी कि कूट के प्रयोग करके सही। तो ए का हमारा आया है 4, ए का आया हमारा 4, सॉरी ए का हमारा आया है, ए का हमारा यहाँ पे मिला है, ए का मिला है कोकून, किसे आएगा? तो रेशम, यानी कि 3। और प्राकृतिक तंतु आपका हो जाएगा, प्राकृतिक तंतु आपका जूट यानी कि 4, और पटसन की खेती दरभंगा यानी कि 1, पॉलिस्टर ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 34 12 हमें ऑप्शन में खोजना है। 34 21 नहीं होगा, 42 43 नहीं होगा, 34 12 34 12 34 12 34 12 आपका यहाँ पे गलती से लिखा गया है 24 12, यहाँ पे होना चाहिए 34 12। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें 34 12 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसको खोज लेना है अच्छी तरह से। 34 12 होगा, इसे हम लोग मिटा देंगे बाद में। अगला हमारा है धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनते हैं। जो धागा है पतले तंतुओं से मिलकर बनते हैं या बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किया जाता है। सही बात है, ये एनसीईआरटी के फैक्ट से लिए हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण है, ये जो है आपका गलत बात है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, यह सही बात है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये हमारा गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा तंतु से लेके वस्त्र तक के एमसीक्यू प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और वहाँ पे एक प्रश्न का जो सेटिंग था गड़बड़ा गया था उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। हम भी अपने पीडीएफ में उसको सही कर लेंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू।